हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी काजल पांडे। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 3 महीने से अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल हम लोग मैं और मेरा परिवार बहुत परेशानियों से जूझ रहा है, जिसके लिए मैं काजल पांडे और मैं निहारिका पांडे आज हम दोनों आपके सामने अपनी समस्या बताएंगे। और मेरी आज तक के मैंने वीडियोस बनाई ताकि आपको हेल्प हो सके। आज मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप हमारी परेशानी को देखिए, सुनिए और फिर हमको निष्कर्ष निकाल कर दीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें कैसे क्या करके अपनी परेशानी का समाधान मिल सकता है। मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताना चाहती हूँ। हमारी कहानी बहुत सरल लफ्ज़ों में हम लोग आपके सामने रखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काजल पांडे हैं, इनका चैनल चलता है और आपने मुझे भी कभी कभी उस चैनल में देखा होगा। हम लोग का एक बहुत छोटा सा परिवार है। हम लोग गोंडा से बिलोंग करते हैं बेसिकली, और यहाँ लखनऊ में रहते हैं क्यों, ताकि हमें रोज़ी रोटी मिल सके। लखनऊ में इस वजह से हम यहाँ रहते हैं। बट हमारे गोंडा में कुछ ज़मीन है जहाँ पे मतलब जो हमारा घर है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, जो पुश्तैनी ज़मीन कह सकते हैं हम। हमारे दादाजी की ज़मीन थी। हमारे दादाजी 2 भाई थे और हमारे दादाजी, जब वो दोनों ब्रदर्स थे, उन लोगों ने कभी भी उसका बंटवारा नहीं किया। उन्होंने कहा हम एकजुट होकर रहते हैं और आपसी मतभेद नहीं थे दोनों में। बट उनके डेथ के बाद 2019 16 दिसंबर में हमारे दादाजी की डेथ हो गई। वो हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो PWD रिटायर्ड थे और उनका खुद का वो एक प्रकाशक मुद्रक थे। हमारा एक पेपर भी चलता है जिसका नाम मोहन मंजरी और उमेश सत्ता है। इतना कुछ करने के बावजूद हम लोग आज यहाँ आपके सामने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास बहुत ढेर सारी परेशानियाँ हैं जो हम आपके सामने आज रख रहे हैं। हमारे दादाजी 2 भाई थे जिनका नाम, हमारे दादाजी का नाम था शिव कुमार पांडे, लेट शिव कुमार पांडे, और उनके एक लौते वारिस हमारे पापा डॉक्टर सोमेश कुमार पांडे हैं। और हमारे दादाजी के भाई का नाम है दादाजी के भाई का नाम था लेट राजकुमार पांडे, और उनके 2 वारिस हैं उमेश चंद्र पांडे और नवीन चंद्र पांडे, जिन्होंने हमारी ज़मीन जो कि हम सबकी थी उसको बिना बंटवारे के एक ऐसे इंसान को बेच दिया है। उन्होंने हमारी ज़मीन, मतलब जो हम दोनों, हमारे पिता की और हमारे दोनों चाचाओं की, दोनों की एकजुट ज़मीन थी, उन्होंने बिना हमारे पिता की परमिशन के, बिना हमारे फादर की परमिशन के, बिना बंटवारे के, उन्होंने अपना हिस्सा, जो कि हम लोगों को पता नहीं कि आधा हिस्सा उनका कौन सा है, जो उन्होंने बेचा। और उन्होंने वो एक ऐसे इंसान को जो बहुत ही दबंग, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान है जिसका बहुत दबदबा है वहाँ पर, उस गांव में जहाँ हम लोग रहते हैं, पूरे मोहन। गोंडा में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पूरे मोहन, जहाँ के हम लोग निवासी हैं। वहाँ पे उसका बहुत ही दबदबा है। और वो एक लेखपाल है और उनको हमारी ज़मीन बेच दी गई, आधा हिस्सा, नॉट हमारी, उनकी ज़मीन बेच दी गई। और अब आलम ये है कि वो जो इंसान है सिद्धार्थ दुबे, जिसने वो ज़मीन का आधा हिस्सा खरीदा है, वो हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है। हमारे पिता को ज़ोर ज़बरदस्ती दबाकर उनसे वो ज़मीन लेना चाहता है। पहले तो उसने हम लोगों से बहुत ही मीठी मीठी बातें की कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और उसके बाद वो हमारे ज़मीन को अब वो कब्जा करना चाहते हैं। हमारे पिता को धमकी देते हैं, उनको मानसिक तनाव, उनका BP रोज़ बढ़ता है, शुगर उनकी 400 हो जाती है अचानक से। क्यों? क्योंकि वो इतना तनाव, इस समय इतने तनाव में है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनकी 3 बेटियां हैं, इस वजह से उनको ये ज़मीन देने पर मजबूर किया जा रहा है। तो क्या ये बताइए, बेटियां होना क्या पाप है? अगर किसी की बेटी है तो क्या वो कोई अपनी ज़मीन दूसरे को दे देगा? क्या वो बेटियां क्या आगे कुल नहीं चला सकती हैं? क्या अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो प्लीज़ बताइए, क्या बेटियों का कोई हक नहीं होता है? क्या बेटियां कुछ नहीं है समाज में? जैसा कि हम लोगों ने आपको अपनी पूरी कहानी नहीं बताई थी, आधी कहानी बताई थी, आज हम उस कहानी को पूरा करने के लिए आपके समक्ष बैठे हुए हैं। लोग आज आपको अपनी पूरी कहानी पूरी तरीके से बताएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोग कहाँ कहाँ गए, अपनी गुहार हम लोगों ने कौन कौन से जगह लगाई और उसका क्या निष्कर्ष हमको मिला है। हम लोगों ने, आई थिंक, कोई भी ऐसी प्लेस नहीं बची होगी जहाँ अपनी बात रखी ना हो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जगह। सबसे पहली शुरुआत हम लोगों ने की पुलिस स्टेशन में।
हमने अपनी जो भी चीज़ें हमारे प्रॉब्लम हम सफ़र कर रहे थे, एक इंसान हमें धमकी दे रहा था, हम पे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मीन्स हमारे फादर को मानसिक प्रताड़ना दे रहा था। इसलिए हमने सबसे पहले पुलिस, गोंडा प्रशासन, जो हमारी गोंडा पुलिस है, उसके पास हम लोग गए। बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो इतना दबंग इंसान है, उसने अपना ऐसा दबदबा बना रखा है कि गोंडा पुलिस भी उसके कहने में चलती है। वो दबंग इंसान है और उसके ऊपर उच्च प्रशासन और अधिकारियों का हाथ है। एग्जैक्टली इतना ज़्यादा, समझ लीजिए वो उच्च प्रशासन और अधिकारियों का राइट हैंड कहलाता है। वहाँ पे लोग उससे बात करते डरते हैं। वो 16 मौजों का एक लौता लेखपाल है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल से लेखपाल को, जिसको एक मौजे के लिए इतने एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, वो खुद एक अकेला इंसान 16 मौजों का लेखपाल है, जो 2 गनर्स को लेकर चलता है। एक लेखपाल को आखिर 2 गनर्स की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब ऐसा क्या करके रखा है भाई तुमने कि जो तुम्हें, एक मामूली लेखपाल हो तुम और तुम्हें 2 गनर्स लेके चलना पड़ रहा है? तो तुम्हारे इसके पीछे क्या कारण है? सिंपल, ये सब कुछ समझ लीजिए सामने ही है कि एक ऐसा बंदा जिसने इतनी कुछ कांड किए होंगे तभी तो उसको गनर्स की जरूरत पड़ गई। और एक आम जनता के सामने, जो क्या कहते हैं, हम लोग आम इंसान हैं जो रोज अपने घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए और वापस आते हैं, क्या कहते हैं, 2 रोटी कमाने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, और उसके सामने अगर आप किसी के कहते हैं ऐसे इंसान को लाकर खड़ा कर देंगे जो इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो क्या कहते हैं आपको बंदूक दिखा रहा है, आए दिन आप हमारे घर के सामने बंदूक लेकर बैठेंगे, तो नो डाउट हमको डर लगेगा। हमें अपने बाप के लिए डर लग रहा है, हमें अपने फादर के लिए डर लग रहा है, जो पूरे लॉकडाउन में अपना क्या कहते हैं, उन्होंने क्लिनिक, क्या कहते हैं, वो रन करते हैं, वो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरे लॉकडाउन में अपने बारे में ना सोच के अपने पेशेंट्स के बारे में सोचा। वो इस वक्त हम अपना क्या कहते हैं लॉस करके, अपना फाइनेंशियल लॉस करके, अपना क्या कहते हैं मानसिक तनाव के साथ वहाँ पे वो कैसे रह रहे हैं, इसका हम लोग बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जब हमारे फादर यहाँ आ जाते हैं हम लोगों का पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में इकलौते वो कमाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है बिना कमाए हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो वो जब यहाँ आ जाते हैं हमारी मदर, वो वहाँ बैठती हैं और वो हम लोग के लिए सिर्फ वहाँ जाके रुकती है ताकि हम लोगों को मिल सके वो पर्टिकुलर ज़मीन। और उनको इतनी गंदी गंदी बातें कही जाती हैं कि तुम्हारी सिर्फ लड़कियां हैं, वो क्या करेंगी आगे जाके, उनको क्या करना है, वो क्या कुल चलाएंगी, तुम हमको अपनी भी ज़मीन बेच दो। क्या इस समाज में जहाँ पे हम क्या कहते हैं यूपी में रहते हैं, योगी जी हमसे बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहाँ पे सिर्फ एक बेटी होने की वजह से हम लोगों को इतनी प्रताड़ना मिल रही है? तो क्या आप बताइए, क्या ये सही है जो हमारे साथ हो रहा है? एक पर्टिकुलर इंसान जिसका नाम सिद्धार्थ दुबे है, वो गोंडा में एक जिला का लेखपाल है और 16 मौजों का लेखपाल है, वो क्या हम लोगों के साथ इतना दबदबा करके हम लोगों से, क्या हमारी खुद की जमीन जिसके पेपर्स है हमारे पास, जिसपे हमको निर्माण भी करवाने नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि निर्माण भी करोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा। हमको निर्माण करवाना है, हमारी बची हुई जमीन को बचाने के लिए प्लीज हमको निर्माण करने का आदेश दिया जाए। हम लोगों ने सीएम पोर्टल, हम लोगों ने जो आपका जन सुनवाई पोर्टल होता है वहां पे लगाया, हम लोगों ने डीएम को एप्लीकेशन दी, गोंडा डीएम, गोंडा के एसपी को एप्लीकेशन दी, हम लोगों ने थाना में एप्लीकेशन लगाई, हम लोग के पास एप्लीकेशन की एक फाइल तैयार हो चुकी पूरी, आप देख सकते हैं ये पूरी गत्ता बन चुका है हम लोगों के पास एप्लीकेशंस का। उसके बावजूद हम लोगों को कोई भी रिजल्टेंट नहीं मिल रहा है। हर बार हमारी क्या कहते हैं सुनवाई को रद्द कर दिया जाता है, निस्तारित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके पास पावर है। जगह एप्लीकेशन लगाई हम लोगों ने, योगी दरबार लगता है वहां पे भी गए हम लोगों ने जन सुनवाई पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन डाला, हम लोगों ने सीएम, यहाँ तक के कि हम लोगों ने गोंडा के कोई भी ऐसे अधिकारी नहीं बचेंगे जिनको हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन ना दी होगी, बट उन सभी ने सिद्धार्थ का साथ देते हुए, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी गोंडा के जो सबसे बड़े प्रशासन अधिकारी हैं उनका हाथ है। तो ये बताइए, क्या एक मामूली इंसान, क्या एक आम आदमी अपनी आवाज उठाने के लिए क्या किसी के पास नहीं जा सकता है? जब तक कि उसके पास कोई सोर्स ना हो, जब तक कि उसके पास कोई पावर ना हो। क्या हमारे हाथ में इतनी ही पावर दी गई? कहा जाता है आम आदमी का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हमने इसी दिन के लिए वोट दिए थे?
कि हमारी सरकार हमारे ही स्टेशन पे हमारे फादर को पूरे एक दिन तक बैठाए रह गए कि अब सिद्धार्थ दुबे जी आएंगे, अब सिद्धार्थ दुबे जी आएंगे, तब आपकी बात करवाएंगे हम लोग। और जैसे ही सिद्धार्थ दुबे जी आए, उन्होंने हमारा क्या कहते हैं सारा का सारा काम जैसे सिद्धार्थ दुबे जी ने बोला वैसे पुलिस ने उसको क्या कहते हैं कैरी ऑन करा। अरे सिद्धार्थ दुबे के आते ही पुलिस वालों के चेहरे पर रौनक आ गई। आप सोच सकते हैं क्यों ऐसा किया। जैसे आए वैसे सब लोग उनके साहब साहब करके पैर छूने लगे। क्या कहते हैं पुलिस से बड़े हो गए, हर एक अधिकारी से बड़े हो गए, और वो आज हम लोगों को ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं। क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि हम अपने लिए आवाज उठाएं। कहा गया कि हम लोग आपको यहाँ बुलाएंगे। हमारे पापा जी को सुबह बुलाया गया और उनसे कहा गया कि हम लोग यहाँ बुलाएंगे सिद्धार्थ को और आप लोगों का सारा मामला सुलझा देंगे। आपसी सहमति से जो भी पॉसिबल एफर्ट होगा हम लोग वो करेंगे। लेकिन होता क्या है, सिद्धार्थ आते हैं, वो उनके पैरों, पुलिस उनके पैरों पे गिर जाती है, हाथ मिलाती है, वो चाय पानी पिलाते हैं पुलिस को। और पुलिस माँ बिल्कुल ऐसे रौब में रहती है कि कौन आए, भगवान आ गए हैं पुलिस स्टेशन में। और उन भगवान का स्वागत करने के लिए सिर्फ माला ही नहीं पहनाई गई उनको, बस बाकी हाथ जोड़े गए, पैर छुआ गया, सब कुछ किया गया। और हमारे पिता जो हमारे उनके साथ हमारे फूफा जी, हमारे मामा जी, ये लोग भी बैठे हुए थे। उनके सामने ही सिद्धार्थ दुबे का ऐसा स्वागत किया गया जैसा लग रहा है कि खुद सीएम योगी जी आ रहे हो स्टेशन में। इस तरह से सिद्धार्थ दुबे को ट्रीट किया जा रहा था। सिद्धार्थ दुबे आते हैं, जो वो कहते हैं वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके पुलिस वाले मान लेते हैं। हमारी आख्या को निस्तारित कर दिया गया, हमारी आख्या लगाया गया जहाँ पे उन्होंने ये लिखा कि हम क्या कहते हैं ये करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं हम इसको निस्तारित करते हैं। सिद्धार्थ दुबे के पक्ष में बिना सुनवाई करवाए, बिना जांच करवाए क्या कहते हैं पक्ष में उनके क्या कहते हैं फायदा हुआ उनको, और हमारा फिर से नुकसान हुआ। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर एप्लीकेशन लिखी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक पन्ना नहीं है यहाँ पे एप्लीकेशन का पूरा गत्ता है हम लोगों के पास। हम लोग आपको ये एप्लीकेशन शो भी कर सकते हैं, बट प्लीज गिव अस अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड वी कैन एबल टू शो यू दिस एप्लीकेशंस कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी बात को रखने के लिए कहाँ पे हम लोग गए। सिंपल थिंग इज दिस कि जैसे ही सिद्धार्थ दुबे ने कहा उसी तरह बिल्कुल उसी लफ्जों में, मैं कह सकती हूँ कि उसी लफ्जों में उन पुलिस वालों ने, जिनको हम लोग रक्षक कहते हैं, वो हमारे भक्षक बनकर बैठे हुए हैं। सोचिए, हमारी रक्षा की शपथ लेते हैं वो, और वो पैसे खा के दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं। क्या पैसे से बिक चुके हैं सारे पुलिस वाले? हमारी कोई मदद नहीं करना चाहता है, क्यों आखिर? क्या पैसे इतने जरूरी हैं? क्या सरकार उन्हें उनकी उसका पैसा नहीं देती है? जो वो बैठे हैं वहां पे, जिसकी वो जॉब कर रहे हैं, क्या वो पैसा नहीं देती है कि उनको एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कोई दूसरा सोर्स अपनाना पड़ रहा है? ना ही सिर्फ पुलिस प्रशासन, हम लोगों ने हर जगह कंप्लेन दायर की है, हर जगह हमारी कंप्लेन हम आपको दिखा सकते हैं अगर आप हमको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। और हमको हमारे योगी जी से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है, इतनी ही गुहार है कि प्लीज जो बची हुई हमारी जमीन है उस पर हमको निर्माण करने के लिए दी जाए। और मेरे व्यूवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कहते हैं हम इसमें और आगे क्या कर सकते हैं, अपनी राय हमको दीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करिए जहाँ तक हम इसको पहुँचाना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाए। थैंक यू।